हाय एवरीवन, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पार्ट 1 के इस आखिरी मॉड्यूल में आपका स्वागत है। अब तक हमने सिग्नल सिस्टम्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और बेसबैंड डिजिटल ट्रांसमिशन देख लिए हैं। अब हम इस आखिरी मॉड्यूल को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिग्नल स्पेसेस। इस मॉड्यूल में हम ये टॉपिक्स करेंगे। पहले हम देखेंगे वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, फिर हम प्रोडक्ट स्पेसेस की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन क्या है, फिर हम देखेंगे ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन क्या है और अंत में हम देखेंगे सिग्नल्स कैसे और अंत में हम देखेंगे फूरिये सीरीज फिर से, और अंत में हम फिर से फूरिये सीरीज देखेंगे। तो इस लेक्चर में या इस मॉड्यूल में हम ये 5 लेक्चर्स या 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन से कि वेक्टर स्पेसेस होते क्या हैं। तो इसके लिए हम पहले फील्ड डिफाइन हम ये करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड या अलजेब्रा F है। मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड या अलजेब्रा F है। सामान्य तौर पर हम ये मान सकते हैं कि F, जिन्हें फील्ड्स और अलजेब्रा की डेफिनेशन नहीं पता, वो सिंपली मान सकते हैं कि आप ये मान सकते हैं कि रियल नंबर्स का सेट या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट C एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स के साथ एक फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट C एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के साथ फील्ड कहलाता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड F है और इस फील्ड के एलिमेंट्स F के एलिमेंट्स स्केलर्स F के एलिमेंट स्केलर्स कहलाते हैं। तब एक वेक्टर स्पेस V एलिमेंट्स V
इन वी को, ये देखिए वी को मैंने अंडरलाइन किया है, वी इन वी जहां वी को वेक्टर्स कहा जाता है का एक सेट है, या जहां V वेक्टर्स कहा जाता है का एक सेट है, या इसे मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अलग करके लिखता हूं, तब एक वेक्टर स्पेस V निम्न घटकों के मेल से बनता है। तब एक वेक्टर स्पेस V निम्न घटकों के वेग, घटक मतलब उसके पार्ट्स, इन तीन चीजों को जोड़कर एक वेक्टर स्पेस बनता है। तो किन तीन चीजों को जोड़कर वेक्टर स्पेस बनता है? एक, एलिमेंट्स V इन V जिन्हें वेक्टर्स कहते हैं, एलिमेंट्स V इन V जिन्हें वेक्टर्स कहते हैं, एक। दो, स्केलर फील्ड अल्फा, स्केलर फील्ड F जिसके एलिमेंट्स को स्केलर्स जिसके एलिमेंट्स को स्केलर्स कहते हैं, स्केलर फील्ड अल्फा जिसके एलिमेंट्स को स्केलर्स कहते हैं, और तीसरा, वेक्टर्स और स्केलर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेक्टर्स और स्केलर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कुछ नियम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कुछ नियम, और या स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट और वेक्टर प्लस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर्स और उनके नियम। यहाँ पर स्केलर एडिशन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, इसका ओवरलोड स्केलर, एक तरह से जो आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर C++ में पढ़ी है, तो आप स्केलर एडिशन का ऑपरेटर भी जोड़ सकते हैं। ये ऑपरेटर्स और इनके नियम, ये सब मिलाकर, ये तीनों कंपोनेंट्स या ये तीनों घटक मिलाकर ये सब
मिलाकर एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ये सब घटक मिलाकर एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो वेक्टर स्पेस के 3 कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर्स, स्केलर फील्ड और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर्स की आपस की मल्टीप्लिकेशन और स्केलर एडिशन स्केलर फील्ड के ही पार्ट्स हैं, तो उन ऑपरेटर्स को मैंने अलग से नहीं लिखा है, पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन ऑपरेटर्स वेक्टर स्पेस में अलग से डिफाइंड हैं। तो अभी तक हमने जो वेक्टर्स देखे हैं, या एक्चुअली ये इस कोर्स का 12वां हफ्ता है, तो हम रैंडम वेक्टर्स की बात कर चुके हैं। हम वेक्टर x इन Rn या Cn की बात कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि हम x को x1 xn ऐसे लिख सकते हैं। हम x को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को, जहाँ पर मैंने x को x1 से xn लिखा है, इसे n टपल बोलते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को n टपल बोलते हैं कि ये n टपल है। तो हमने अब तक वेक्टर्स को n टपल्स की तरह ही देखा है। हम n टपल्स के अलग वेक्टर्स की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं जानते हैं, पर हम इस मॉड्यूल में ये दिखाएंगे कि वेक्टर्स और n टपल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हम आगे चलकर हम ये दिखाएंगे कि वेक्टर्स और n टपल्स अलग हैं और ज़रूरी नहीं कि सभी वेक्टर्स n टपल हों। पर हम ये भी देखेंगे कि हम बहुत से वेक्टर्स को n टपल्स की तरह के रूप में लिख सकते हैं। पर हम ये जरूर दिखाएंगे कि बहुत से वेक्टर्स को हम n टपल्स बहुत से वेक्टर्स को हम n टपल्स की तरह लिख सकते हैं। तो हम ये भी दिखाएंगे कि ज़रूरी नहीं सभी वेक्टर्स n टपल्स हों, पर हम ये ज़रूर दिखाएंगे कि बहुत से ऐसे वेक्टर्स हैं जिन्हें हम n टपल्स की तरह लिख सकते हैं। तो अब वेक्टर स्पेस V या ऊपर दिए गए तीनों पार्ट्स का एक वेक्टर स्पेस तो एक वेक्टर स्पेस V जो कि वेक्टर स्पेस V जो कि वेक्टर्स, स्केलर फील्ड और ऑपरेटर्स के मेल से बना है। एक वेक्टर स्पेस V जो कि वेक्टर्स, स्केलर फील्ड और ऑपरेटर्स के मेल से बना है इन एक्सियम्स
एक्सियम्स होती हैं धारणाएं। या धारणाओं या ऐसी स्टेटमेंट्स जिन्हें हम बिना प्रूफ के सत्य मानकर चलते हैं। ऑपरेटर्स के मेल से बना है। इन एक्सियम्स, एक्सियम्स धारणाएं होती हैं जिन्हें हम बिना प्रूफ के सच मानकर चलते हैं। एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर स्पेस V इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर स्पेस V के बारे में ये धारणाएं हैं। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेक्टर स्पेस V या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक वेक्टर्स का एक सेट एक स्केलर फील्ड और ऑपरेटर्स के मेल से बना कि कॉम्बिनेशन, अभी मैं उसे कॉम्बिनेशन ही बोल रहा हूं, एक वेक्टर स्पेस कहलाता है जब वो इन धारणाओं पर खरा है या जब वो इन धारणाओं को सेटिस्फाई करता है। V एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा जब उसके बारे में ये धारणाएं सच होंगी। कौन सी धारणाएं या कौन सी एक्सियम्स? तो वो एक्सियम्स हम लिखते हैं A एडिशन। ये धारणाएं वेक्टर ऑपरेटर एडिशन को लेकर हैं। पहली है क्लोजर। अगर U और V, अगर वेक्टर्स U और V वेक्टर स्पेस V में हैं, तब U प्लस V भी V में होगा। अगर वेक्टर्स U और V के घटक हैं, अगर वेक्टर्स U और V में हैं, वेक्टर स्पेस V में हैं, तब उन दोनों का सम, वेक्टर सम, जो कि हमने वेक्टर सम ऑपरेटर डिफाइन किया है, तब उन दोनों का वेक्टर सम भी V में होगा। तो ये क्लोजर, वेक्टर स्पेस की क्लोजर प्रॉपर्टी है। वेक्टर स्पेस की दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी अब तक आप कई कर चुके हैं, पर फिर भी कम्यूटेटिविटी, अगर U और V में हैं, तब U प्लस V इक्वल्स V प्लस U और ये वेक्टर स्पेस V में होगा। कम्यूटेटिविटी मतलब अगर U और V में हैं, वेक्टर स्पेस V में हैं, तब U प्लस V प्लस U के बराबर होगा और ये भी वेक्टर स्पेस V में ही होगा। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी।
एसोसिएटिविटी मतलब अगर u v w ये तीनों वेक्टर्स वेक्टर स्पेस V में हैं, अगर वेक्टर्स u v w तीनों वेक्टर स्पेस V में हैं, तब u प्लस v प्लस w u प्लस v ये बराबर होगा। मतलब आप u प्लस v करके उसमें w जोड़ें या v प्लस w करके उसमें u जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u प्लस वी करके उसमें w जोड़ें या v प्लस u करके उसमें v प्लस w करके उसमें u जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ, इस प्रॉपर्टी को एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है कि अगर वेक्टर स्पेस V में हमेशा एक होगा, V में हमेशा एक एलिमेंट जीरो होगा, जीरो वेक्टर, V में हमेशा एक जीरो वेक्टर होगा जो कि यूनिक होगा, जैसा वो एक ही जीरो एलिमेंट होगा, जीरो एलिमेंट एक ही होगा, V में हमेशा एक और केवल एक ही जीरो एलिमेंट होगा। इसे मैं ठीक से लिख देता हूं, V में हमेशा एक, वन एंड ओनली वन, हमेशा एक और केवल एक जीरो होगा V, सच दैट, जिससे कि किसी भी V इन V के लिए 0 प्लस V इक्वल्स V प्लस 0 इक्वल्स V एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर मैं उस एडिटिव आइडेंटिटी को V के किसी भी एलिमेंट, किसी भी वेक्टर में ऐड करूंगा तो मुझे वही वेक्टर वापस मिलेगा, इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर स्पेसेस की चौथी प्रॉपर्टी है। वेक्टर स्पेसेस की पांचवी प्रॉपर्टी है या पांचवी एडिटिव प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब हर V जो कि V का है, हर V जो कि V का एलिमेंट है के लिए एक माइनस V होगा, एक माइनस V इन V होगा सच दैट V प्लस माइनस V इक्वल्स 0। या अगर मैं इसे थोड़े अलग शब्दों में लिखूं
हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट V के लिए एक एडिटिव इन्वर्स है जिसे माइनस V में जोड़ने पर एडिटिव एक एडिटिव इन्वर्स है जिसे V में जोड़ने पर एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई एडिशन की। अब ये एक्सियम्स, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं एक्सियम्स, ये वेक्टर स्पेस के एडिशन एक्सियम्स हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव एक्सियम्स की बात, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के एक्सियम्स की बात करते हैं। दूसरा ऑपरेटर जो है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेशन में डिफाइन कर देता हूं मैंने, क्योंकि एडिशन, वेक्टर एडिशन ऑब्वियस था इसलिए वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन नहीं डिफाइन किया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर V और अल्फा F का अल्फा V का स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा V कहलाता है, और ये इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। एक क्लोजर, क्लोजर हमने पहले डिफाइन किया था कि एक स्केलर और एक, हाँ क्लोजर हमने पहले डिफाइन किया था वेक्टर एडिशन के टर्म्स में। अभी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर डिफाइन करेंगे कि अगर अल्फा F का एलिमेंट है और V का एलिमेंट है, तब अल्फा V भी V का एलिमेंट होगा। ये क्लोजर है, ये पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। दो, एसोसिएटिविटी। मतलब अगर अल्फा बीटा V के एलिमेंट्स हैं, सॉरी अल्फा बीटा F के एलिमेंट्स हैं, माफ कीजिएगा, अगर अल्फा बीटा F के एलिमेंट्स हैं और V का एलिमेंट है, तब अल्फा बीटा, जहाँ अल्फा बीटा का स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने फील्ड का मैथमेटिकल या फील्ड्स की बात नहीं की है। फील्ड्स में, फील्ड F में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, आप चाहें तो फील्ड्स अलग से पढ़ सकते हैं, वो यहाँ बताना बहुत डिटेल हो जाएगा, उतनी डिटेल हमें नहीं चाहिए। अल्फा बीटा V, अल्फा बीटा एक स्केलर होगा, फील्ड में क्लोजर होता है, तो अल्फा बीटा जो स्केलर होगा वो अल्फा टाइम्स बीटा V ये होगा।
तब अल्फा बीटा वी अल्फा टाइम्स बीटा वी होगा। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, एडिटिव एसोसिएटिविटी जैसी ही है। और तीसरा यूनिट मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ कुछ एडिटिव आइडेंटिटी जैसी ही है। यूनिट मल्टीप्लिकेशन है एफ में एक एलिमेंट, एक और एक ही एलिमेंट 1 एफ होगा, जिससे कि किसी भी v इन v के लिए वन v इक्वल्स v, ये यूनिट मल्टीप्लिकेशन है। और या ये यूनिट मल्टीप्लिकेशन है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे एडिटिव आइडेंटिटी के लिए एडिटिव इन्वर्स था कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वेक्टर है, उसके लिए एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वैसे ही मैं यूनिट मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकता हूं। मैं यूनिट मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकता हूं, पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, या वेक्टर स्पेस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का होना जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का होना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का होना जरूरी नहीं है। एडिटिव इन्वर्स का होना जरूरी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का होना जरूरी नहीं है। एक्सियम सिर्फ यूनिट मल्टीप्लिकेशन के लिए है। और तीसरा सेट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का, या तीसरा एक्सियम है तीसरा एक्सियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होते हैं देख लेते हैं। अगर अल्फा बीटा स्केलर्स हैं, अगर अल्फा बीटा स्केलर्स हैं और v वेक्टर है, तब अल्फा प्लस बीटा स्केलर एडिशन ये फील्ड में होता है। स्केलर एडिशन अल्फा प्लस बीटा एफ होगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा एफ नहीं, अल्फा वी प्लस होगा अल्फा वी प्लस बीटा वी। तब अल्फा प्लस बीटा वी होगा अल्फा वी प्लस बीटा वी, एक। और दो, अगर अल्फा फील्ड का एक एलिमेंट है और यू वी अल्फा स्केलर है और यू वी वेक्टर्स हैं, तब अगर अल्फा स्केलर और यू वी वेक्टर्स हैं, तब अल्फा यू प्लस वी होगा अल्फा यू प्लस अल्फा वी। अगर अल्फा
स्केलर है और u v वेक्टर्स हैं, तब अल्फा u प्लस v होगा अल्फा u प्लस अल्फा v। अब ये तो एक्सियम्स हो गए। अब आप अलग से देख सकते हैं, ये एक तरह से होमवर्क है आपके लिए, मैं करूँगा नहीं, चाहे तो हो सकता है आपने साथ साथ सोचकर भी देख लिया हो। अब मैं पहली बार होमवर्क लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो इस टाइप के कोर्स में होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी होमवर्क ये आप अपने आप कर सकते हैं। ये दिखाइए कि n टपल्स या दिखाइए कि Cn के एलिमेंट n टपल्स, ये दिखाइए कि Cn के एलिमेंट n टपल्स फील्ड C पर, फील्ड C पर एलिमेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेक्टर स्पेस ये दिखाइए कि Cn के n टपल्स फील्ड C के लिए और उसके साथ साथ एलिमेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। आप चाहें तो फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ दूसरे कलर से लिखता हूँ। आप चाहें तो फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स ये भी ये कर सकते हैं। पर ये दोनों एग्जाम्पल्स, ये दोनों केसेस n टपल से थोड़े से ज़्यादा मुश्किल हैं। तो हम आखिरी दो लेक्चर्स में फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स को बारी बारी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।